नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने ममलूक वंश के बारे में पढ़ा था और ममलूक वंश के बाद जो वंश आता है उसका नाम है खिलजी वंश। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश है। खिलजी वंश की स्थापना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड को रेखांकित करती है। वस्तुतः इस वंश को स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा 1290 ईस्वी में की गई थी। फिरोज शाह खिलजी द्वारा इसकी स्थापना 1290 ईस्वी में की गई थी। इस वंश के अंतर्गत कुल 5 शासकों यथा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शाहबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी व नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने 30 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट है, इस काल की मुख्य विशेषता यह रही है कि इस दौरान तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं और यही कारण है कि खिलजी वंश को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। आगे देखिए, खिलजी क्रांति का सामान्य अर्थ है जाति व नस्ल आधारित शासन को खिलजी क्रांति का यही सामान्य अर्थ है। व्यवस्था की समाप्ति, क्योंकि अब उच्च समझे जाने वाले इल्बरी तुर्कों के स्थान पर निम्न तुर्क खिलजियों ने सत्ता संभाल ली थी। नेक्स्ट है, इसके कुछ अप्रत्यक्ष अर्थ भी हैं, जैसे धर्म का राजनीतिक से अलगाव, प्रतिभा या योग्य के आधार पर अधिकारियों का चयन, प्रशासन का सामाजिक विस्तार। अब प्रशासन में भारतीय मुसलमान मंगोलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों से वह ग्रामीण क्रांति की बात करते हैं। खिलजी वंश के प्रमुख शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 96 ईस्वी तक रहे थे। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था, जिसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की थी। खिलजी वंश के संस्थापक तुर्क थे। खिलजी वंश के संस्थापक तुर्क थे और हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद भी है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद 1286 से 1290 ईस्वी के समय में प्रारंभ हुआ था। कैकुबाद के समय वह समाना का सूबेदार तथा सर ए जहांदार के पद पर नियुक्त था। कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन की आयु 70 वर्ष थी। बलबन की रक्त और लौ की नीति त्याग कर इसने उदार नीति अपनाई और मध्यकाल का पहला शासक बना लिया था, जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया था। वस्तुतः जलालुद्दीन ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। जलालुद्दीन के समय 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और इसी के समय एक और मंगोल आक्रमण हलाकू के पुत्र उलुग खां के नेतृत्व में हुआ था।
जलालुद्दीन के काल में लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में बस गए थे, जो नवीन मुसलमान कहलाए थे। दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में जो बसे थे वे नवीन मुसलमान कहलाए थे। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन के शासनकाल में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी का सफल अभियान किया था। किसका किया था? देवगिरी का सफल अभियान किया था। जुलाई 1296 ईस्वी में अली गुरसासप ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। जो नेक्स्ट शासक है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और अलाउद्दीन के पिता की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने उसका पालन पोषण किया और बाद में उसने उसे अपना दामाद बनाया। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना, उसने इलाहाबाद ज़िले में कड़ा मानिकपुर की जागीर अलाउद्दीन को दे दी। माना जाता है कि अलाउद्दीन शुरू से ही महत्वाकांक्षी था और जैसे ही उसे राजगद्दी हथियाने का मौका मिला, उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। ये अलाउद्दीन ने ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, सिंहासन की प्राप्ति। जलालुद्दीन को हत्या के पश्चात अलाउद्दीन को तुरंत गद्दी प्राप्त न हो सकी थी। जो ही मलिका ए जहां को अपनी पति की हत्या का समाचार मिला, उसने तुरंत अपने छोटे पुत्र कद्दर खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया था और अपने बड़े पुत्र अरकली खां को मुल्तान से बुला लिया था। अलाउद्दीन अभी कड़ा में ही था। जैसे ही इस घटनाक्रम का पता चला, बिना समय नष्ट किए अलाउद्दीन कड़ा से दिल्ली की ओर बढ़ा और उसने मार्ग में लोगों को सोने व चांदी के टुकड़े व सिक्के बांटे। दक्षिण विजय से लाए हुए धन के इस वितरण ने लोगों को अलाउद्दीन की ओर आकर्षित किया। जब दिल्ली में बैठे इब्राहिम ने देखा कि विरोध असंभव है, तो वह अपनी माता और मलिक अहमद के साथ दिल्ली छोड़कर मुल्तान की ओर भाग गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया और अक्टूबर 1296 ईस्वी में विधि पूर्वक अपना राजाभिषेक करवाया था। अब आते कुछ राजनीतिक अभियान। उत्तर भारत की विजय और गुजरात पर आक्रमण जो हुआ था 1298-99 ईस्वी में। गुजरात का राज्य उपजाऊ भूमि एवं व्यापार के कारण समृद्ध था और अलाउद्दीन के समय यहाँ का शासक रायकरण था। इस राज्य पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन ने 2 दिशाओं से सेना भेजी थी। उलूग खां को सिंध की ओर से तथा नुसरत खां को राजपूताना के मार्ग से भेजा गया था। नेक्स्ट है, गुजरात का शासक रायकरण इस आक्रमण का सामना नहीं कर सका और वह दक्षिण की ओर भाग गया। रायकरण ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली थी। सुल्तान की सेना ने गुजरात विजय के बाद सूरत सहित कई नगरों व सोमनाथ मंदिर को लूटा था और इसी राज्य के खंभात बंदरगाह पर आक्रमण के समय एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर को नुसरत खां ने खरीदा, जो बाद में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बना था। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर का दूसरा नाम क्या है? हजार दिनारी। नेक्स्ट है, रणथंभौर पर आक्रमण। 1301 ईस्वी की बात। रणथंभौर राजपूताना का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। यह पहले दिल्ली राज्य का अंग रह चुका था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? हम्मीरदेव
शासक था। सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण के लिए उल्लू खां एवं नुसरत खां को भेजा था। माना जाता है कि यहाँ लगभग 1 साल तक सुल्तान की सेना को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में 1301 ईस्वी में हम्मीरदेव का प्रधानमंत्री रणमल सुल्तान से जा मिला और राणा हम्मीरदेव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ और सुल्तान की तरफ से नुसरत खां इस युद्ध में मारा गया था। सुल्तान की तरफ से नुसरत खां इस युद्ध में मारा गया था। हम्मीर रासों के अनुसार हम्मीर की रानी रंगदेवी के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया है। जौहर मतलब आग में कूदकर आत्महत्या करने को जौहर कहते हैं। नेक्स्ट है चित्तौड़ की विजय जो 1303 ईस्वी में हुई। रणथंभौर के पश्चात 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ आक्रमण की योजना बनाई है। मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में इसका उल्लेख किया है। जायसी ने पद्मावत में इसका उल्लेख किया है और इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था और इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन था। चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट है इसी अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी थी, परंतु अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेराबंदी नहीं तोड़ी। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह ने घेरेबंदी के 7 माह बाद आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ का शासक अपने बेटे खिरज खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिराजाबाद कर दिया गया था। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिराजाबाद किया था। नोट है 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। नेक्स्ट है मालवा की विजय 1305 ईस्वी में। चित्तौड़ की विजय के बाद राजपूतों की रियासतों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया और उसमें मालवा के राजा महलक देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अलाउद्दीन ने प्रतिक्रिया स्वरूप मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए 1305 ईस्वी में भेजा था, जहां उसे प्रारंभिक कठिन प्रतिरोध झेलना पड़ा, किंतु अंत में आइन उल मुल्क का किले पर भी अधिकार हो गया था और तत्पश्चात उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी तथा जालोर पर भी मुसलमान का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है मारवाड़ की विजय 1308 ईस्वी। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने मारवाड़ को जीतने का प्रयास किया। मारवाड़ के परमार राजपूत शासक शीतलदेव ने कड़ा संघर्ष किया था और अंततः वह मारा गया था और कमालुद्दीन गुर को सेवान का शासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है जालोर की विजय जो 1311 ईस्वी में हुई। यहाँ का शासक काहनदेव परास्त हुआ था और जाहल की विजय ने अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान की विजय को पूर्ण कर दिया था। दक्षिण भारत की विजय कैसे हुई? उत्तर भारत के विपरीत यहाँ अप्रत्यक्ष शासन, क्योंकि प्रत्येक साम्राज्य विस्तार से साम्राज्य का स्थायित्व प्रभावित होता है और मध्य युग का पहला शासक जिसने विंध्य पार किया, कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण की अथाह संपदा को हासिल करना था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था और दक्षिण अभियान की विस्तृत जानकारी बरनी करते तारिक ए फिरोज शाही तथा अमीर खुसरो की रचना खजायन उल फतूह एवं ईसामी की रचना फतूह उस सलातीन से मिलती है। नेक्स्ट है देवगिरी आक्रमण जो 1307-8 ईस्वी में था। सुल्तान बनने से पहले भी 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। कालांतर में
रामचंद्र ने सुल्तान को कर देना बंद कर दिया था और साथ ही उसे गुजरात के शासक रायकर्ण को शरण दी थी। प्रतिक्रिया स्वरूप अलाउद्दीन ने 1307-8 ईस्वी में मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेज दिया गया और मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज दिया था। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन ने राजा के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे रायन की उपाधि भी दी थी, साथ ही उसका जो राज्य है वो वापस कर दिया था। और इस व्यवहार से रामचंद्र इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर से कभी भी सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। और नेक्स्ट है तेलंगाना वारंगल की विजय, जो 1309-10 ईस्वी में थी। 1303 ईस्वी में वारंगल के एस-पल अभियान के कलंक को धोने के लिए अलाउद्दीन ने 1309-10 ईस्वी के बीच मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। इस युद्ध अभियान में मलिक काफूर को देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की सहायता भी प्राप्त हुई थी। मलिक काफूर और वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के बीच लड़े गए युद्ध में जल्द ही प्रताप रुद्रदेव ने समर्पण कर दिया। सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर उसने भी वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भेजा था। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। मलिक काफूर को क्या दिया था? जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो रुद्रदेव ने दिया था। नेक्स्ट है पांड्य राज्य की विजय, जो 1311 ईस्वी। पांड्य राज्य दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर था। वहाँ सुंदर पांड्य और वीर पांड्य दोनों भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट है सुंदर पांड्य ने अपने भाई के विरुद्ध सुल्तान अलाउद्दीन से सहायता मांगी। सुल्तान ने अवसर का लाभ उठाकर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर को आक्रमण के लिए भेजा। काफूर ने जल्द ही पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया। वीर पांड्य वहां से भाग खड़ा हुआ और मलिक काफूर ने नगर में लूटपाट की, अनेक मंदिर नष्ट किए और अपने साथ वह लूट की अपार धन संपत्ति लाया जो इसके पूर्व कभी नहीं लाया था। नेक्स्ट है देवगिरी पर पुनः आक्रमण 1313 ईस्वी। राजा चंद्रदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकरदेव या सिंघनदेव गद्दी पर बैठा था और उसने अपने को दिल्ली शासन से स्वतंत्र कर लिया और कर देना बंद कर दिया था। प्रतिक्रिया स्वरूप 1313 ईस्वी में सुल्तान ने मलिक काफूर को पुनः देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा और इस युद्ध में शंकरदेव मारा गया। यहाँ भी काफूर ने विभिन्न नगरों को लूटा था। अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति। मंगोल मध्य एशिया की एक जाति थी जो अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात थी। वह न केवल विजित क्षेत्रों को लूटते थे बल्कि उसको तहस नहस भी कर जाते थे। मंगोलों की नज़र भारत की समृद्धता पर भी थी तथा इसे प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से मंगोलों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य पर कई बार हमले किए और इसी क्रम में 1296 से 1307-8 के बीच मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य पर कुल 7 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक 7 बार मंगोलों को पराजित किया तथा दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित बनाए रखा। और मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने न केवल सैन्य आक्रामकता का सहारा लिया बल्कि सामरिक महत्व के क्षेत्रों पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे। उत्तरी पश्चिमी सीमा हेतु अलाउद्दीन ने पृथक व स्थायी सैन्य टुकड़ी को तैयार किया तथा दीपालपुर व मुल्तान
जैसे सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा भी मजबूत की थी। और साथ ही अलाउद्दीन ने अपने कुशल सेनापति जैसे जफर खां, गाजी मलिक इत्यादि को मंगोलों के विरुद्ध सैन्य अभियान में लगाया था। और इसके अतिरिक्त मंगोलों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने अनेक पुराने किलों की मरम्मत कराई तथा 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाकर उसकी किलेबंदी की। और इस प्रकार अलाउद्दीन ने सफलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत को मंगोल की बर्बरता से बचाया था। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। एक प्रशासक के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार अलाउद्दीन एक प्रशासकीय प्रयोगकर्ता था। उसने नवीन विचारों को जन्म दिया और नवीन भूमि पर उन्हें रोपा था। शासन का केंद्रीकरण। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमनीन कहा है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन निरंकुशता में विश्वास करता था। उसने अपने विरोधियों का निर्ममतापूर्वक दमन करके सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। सुल्तान ने अपनी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद नियुक्त की थी, किंतु उन्हें केवल सुल्तान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। सुल्तान ने अमीरों का दमन कर साधारण लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। वह अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करता था और इस प्रकार उसका शासन पूर्ण निरंकुश हो गया था। नेक्स्ट है, न्याय व्यवस्था। साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए सुल्तान ने न्याय व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया था। अलाउद्दीन ने परिस्थितियों के अनुसार जिन नियमों को उचित समझा उन्हें ही न्याय का आधार बनाया गया था। अलाउद्दीन के काल में दंड विधान अत्यधिक कठोर थे और संदेह होने पर अपराधियों के साथ साथ सहयोगियों को भी मृत्युदंड तथा अंगभंग का दंड दिया जाता था। राज्य की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान में नहीं थी। सुल्तान के बाद सदर-ए-जहाँ या काजी उल कुजात होता था और जिसके नीचे नायब काजी होता था। सुल्तान की न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए ईश्वरीय प्रसाद ने लिखा है कि वह भाईचारे तथा पारिवारिक संबंधों की भी चिंता नहीं करता था और बिना किसी भेदभाव के दंड दिया करता था। सैन्य सुधार, स्थायी सेना की व्यवस्था। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की जो हमेशा राजधानी में तैनात रहती थी। सेना भर्ती के लिए एक सेना मंत्री आरिज-ए-मुमालिक नियुक्त था। सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे, न कि वंश अथवा जाति के आधार पर। सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था ताकि किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति न हो सके। दीवान-ए-आरिज सैनिकों की हुलिया रखता था। दीवान-ए-आरिज सैनिकों की हुलिया रखता था। सैनिकों की नगद वेतन व्यवस्था क्या थी? अलाउद्दीन से पूर्व सैनिकों को जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी। अलाउद्दीन ने इस प्रबंध को समाप्त कर दिया और राजकोष से सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा था। ऐसा माना जाता है कि एक सैनिक का वेतन 234 टका प्रति वर्ष था और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टका वार्षिक मिलते थे। एक घोड़ा रखने वाले सैनिकों को एक अस्पा तथा 2 घोड़ा रखने वाले सैनिकों को द्वि अस्पा कहा जाता था। सैनिकों को घोड़े, हथियार तथा अन्य सामग्री राज्य की ओर से मिलती थी। नेक्स्ट है, घोड़ों को दागने की प्रथा क्या थी? सुल्तान ने सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सैनिक अच्छे घोड़ों के स्थान पर घटिया घोड़े लाते थे जो युद्ध के समय काम नहीं कर पाते थे।
इस दोष को दूर करने के लिए उसने इस प्रथा का प्रचलन भी किया था। इसके अतिरिक्त गुप्तचर व्यवस्था को और मजबूत किया। वह डाक चौकियों का निर्माण किया और अपने सैन्य सुधारों की वजह से ही वह सैन्य अभियानों में सफल रहा था। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार, व्यक्तिगत संपत्ति तथा जागीरों की जब्ती। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अधिक धन के संग्रहण के कारण लोगों में विद्रोह की भावना पनपती है और उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी और इससे खालसा भूमि का अतिरिक्त विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन ने पहले से प्रचलित जागीर प्रथा का अंत कर दिया। उसने स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने वाले अमीरों पर नकेल कस दी थी और राज्य की भूमि पर राज्य के नियंत्रण से राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कर वृद्धि एवं वसूली में भी कठोरता। अलाउद्दीन ने करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी और हिंदुओं से भूमि कर उपज का 50% तथा मुसलमानों से 1/4 लिया जाता था। उपज का 50% और मुसलमानों से 1/4 लिया जाता था। अलाउद्दीन ने सल्तनत में गैर मुसलमानों पर 4 प्रकार के कर लगाए थे, जिनमें जजिया कर, खराज या भूमिकर और भूमिकर, गरीकर या गृहकर और चरीकर या चारागाह कर आदि थे। जगात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था और खुमस का 5वां भाग सेना को, जबकि शेष 4/5 भाग राज्य का होता था। सुल्तान ने करों को वसूल करने के लिए कठोर नियम भी बनाए थे तथा वसूली का कार्य सेना को सौंपा था। सैनिक बड़ी कठोरता और निर्दलीयता के साथ कर वसूलते थे। हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति कैसे हुई थी? पुरानी व्यवस्था के अनुसार मुकदम, खुद तथा चौधरी भूमि कर वसूल किया करते थे जो हिंदू थे, इसलिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें इस अधिकारों से वंचित कर दिया था। अन्य सामान्य नागरिकों के समान उन्हें भी कर देना पड़ता था। नेक्स्ट है भूमि की माप। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार भूमि की माप करवाना था। भूमि मापन को मसाहत कहा गया। भूमि माप का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कितनी भूमि पर कृषि होती है और राज्य की वास्तविक उपज क्या है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने योग्य और ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए थे तथा दीवान ए मुस्तखराज विभाग की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण की नीति, वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन ने जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को मांग तथा पूर्ति के नियम अनुसार घटने तथा बढ़ने नहीं दिया था, बल्कि उनका मूल्य स्थायी कर दिया गया था। नेक्स्ट है सुल्तान ने आवश्यक वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया था कि एक सैनिक कम वेतन में भी अपना गुजारा भत्ता कर सके। उसने तय कर दिया कि मूल्य वही होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची में दिया हुआ है। वितरण की व्यवस्था। सामान के वितरण के लिए दिल्ली में विभिन्न प्रकार के बाजारों की व्यवस्था की गई। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहां वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार भी होता था और दिल्ली आकर
व्यापार करने के लिए व्यापारियों को दीवान ए रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सदर ए रियासत नाम का अधिकारी करता था। अनाज मंडी नगर के प्रत्येक मूल्य में स्थापित की गई। यहाँ अनाज की खरीद बिक्री होती थी और मुस्लिम व्यापारियों को माल खरीदने तथा व्यापार के लिए इन मंडियों में विशेष लाइसेंस मिले हुए थे। इन व्यापारियों के अलावा शहरी क्षेत्रों में अन्य कोई भी किसानों से अनाज खरीदने की पेशकश नहीं कर सकते थे। उपभोक्ताओं को आज्ञापत्र के आधार पर ही वस्तुएं मिलती थी और सहना ए मंडी बाजार का दरोगा होता था। बाजार का दरोगा कौन होता था? सहना ए मंडी। नेक्स्ट है शासकीय भंडारण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। अलाउद्दीन यह बात अच्छी तरह समझता था कि मूल्य नियंत्रण से ही वस्तुएं कम कीमत में नहीं बिक सकती, वरन उनका भंडारण भी आवश्यक है। अतः उसने अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए और गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन परिस्थितियों में निकाला जाता था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अलाउद्दीन ने राशन की व्यवस्था भी लागू की। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। और नेक्स्ट है बाजार के कर्मचारी। बाजार नियंत्रण को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन ने योग्य, ईमानदार तथा अनुभवी लोगों को नियुक्त किया था और बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी सदर ए रियासत कहलाता था, जिसकी नियुक्ति सुल्तान करता था। सदर ए रियासत के अधीन 3 अधिकारी फर्स्ट सहना, बरीद और मुनिया नियुक्त किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। अलाउद्दीन के चरित्र एवं कार्यों के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार उसके शासन को गौरवपूर्ण मानते हैं और उसे सफल शासक की कोटि में रखते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार उसे बर्बर, अत्याचारी एवं अन्यायी शासक मानते हैं। एल्फिंस्टन के अनुसार उसका शासन गौरवपूर्ण था और अनेक मूर्खतापूर्वक एवं क्रूर नियमों के बावजूद भी वह सफल शासक था। उसने अपनी शक्ति का उचित रूप से प्रयोग किया था। और नेक्स्ट है खिलजी वंश का पतन। इसका पतन कैसे हुआ था? पतन के क्या कारण थे? अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी के बाद क्रमशः शहाबुद्दीन, उमर कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह खिलजी तथा नासिरुद्दीन खुसरो शाह जैसे अयोग्य शासक सत्ता पर बैठ गए थे। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी पहला सुल्तान शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और 1317 ईस्वी में देवगिरी की पुनर्विजय उसकी एक बड़ी उपलब्धि भी थी। बाद के दिनों में वह विलासी प्रवृत्ति का हो गया था और दरबार में भी स्त्रियों की पोशाकें धारण करने लगा था। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तुगलक वंश की नींव भी डाली थी। और नेक्स्ट है मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर खुसरो शाह शासक बना। वह अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। खुसरो अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।